जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस ऑफ रेबीज़ के बारे में है कि हम डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रेबीज़ को कैसे प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीट कर सकते हैं। और रेबीज़ के बारे में आपने सुना होगा, अगर उर्दू में हम आम जो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि पागल कुत्ते के काटने से जो डिजीज़ या जो सिम्पटम्स अपीयर होते हैं उसको रेबीज़ कहते हैं। उस वायरस को भी रेबीज़ कहा जाता है और इस डिजीज़ को भी रेबीज़ ही कहा जाता है। एक जो हमारी सोसाइटी में ये बात है कि सिर्फ डॉग्स की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो एशिया है, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट के एरियाज़ हैं, वहाँ पे रैबिड डॉग्स के केसेस ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी एनिमल्स भी हो सकते हैं, स्कंक्स, रैकून, चमगादड़ वगैरह। ये भी रेबीज़ के वेक्टर के तौर पर काम करते हैं और रेबीज़ को ह्यूमंस में ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक और चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर एक दफ़ा रेबीज़ के सिम्पटम्स अपीयर होना शुरू हो जाएँ पेशेंट में, तो रेबीज़ को हम मेडिकेशन तो वैसे भी इसकी कोई नहीं है, मेडिसिन से तो हम इसको वैसे भी ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन हम इसके जो प्रोफ़ाइलेक्टिकली जो वैक्सीन्स हम देते हैं, वो भी यूज़लेस हो जाती हैं। इट मीन्स कि रैबिड डॉग या रैबिड एनिमल के बाद बाइट बाइट करने के बाद, उसके सिम्पटम्स से अपीयर होने से पहले हमें जो प्रोफ़ाइलेक्टिकल मेजर्स हैं वो करने चाहिए। क्योंकि अगर सिम्पटम्स अपीयर हो जाते हैं तो वो वैक्सीन्स भी आपकी यूज़लेस हो जाती हैं और इस उस केस में पेशेंट फिर डेथ की तरफ ही जाता है और उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। पैथोजेनेसिस की अगर हम थोड़ी-सी बात करें, तो जो रेबीज़ का वायरस है वो यूजुअली आप चूँकि रैबिड डॉग्स हैं या रैबिड एनिमल्स हैं, उनको जो ज़्यादा एक्सपोज़्ड एरिया है वो हमारे हाथ हैं और पाँव हैं। तो वहाँ पे जब आपको काटा जाता है तो सलाइवा के थ्रू रेबीज़ का वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है। यहाँ पे एक और डिफ़रेंस भी है कि रेबीज़ का वायरस थ्रू नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू बॉडी में ट्रांसमिट होता है। बाकी जो वायरसेज़ हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो यूजुअली ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें ये डिफ़रेंस भी है। तो वो सलाइवा डॉग से आपकी बॉडी में आता है, फिर जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, वहाँ पे रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, रिवर्स ट्रांसपोर्ट आप जिसको कह सकते हैं, कि आपका जो वायरस है, वो आपके एक्सॉन्स से सेल बॉडीज़ की तरफ मूव करता है। उससे होता हुआ वो आपके टिश्यूज़ में पहुँचता है, किडनीज़ में, आइज़ में, सलाइवरी ग्लैंड्स में, फिर आपके ब्रेन में जाता है और ब्रेन में आने के बाद इसके सिम्पटम्स अपीयर होते हैं। और जो जब ये आप हमारा जो रेबीज़ वायरस है वो ब्रेन में आ जाता है तो साइन्स एंड सिम्पटम्स अपीयर होते हैं और इस केस में फिर पेशेंट को हम रिवर्स नहीं कर सकते। यानी जो इंक्यूबेशन पीरियड है जो यूजुअली 10 टू 14 डेज़ का है, इस 10 टू 14 डेज़ से पहले हमें पेशेंट को डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ट्रीट करना पड़ता है। साइंस एंड सिम्पटम्स की बात करें, तो वायरस के जो स्टार्टिंग सिम्पटम्स है वो बिल्कुल एक ज़ुकाम की तरह होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वायरस जब हमारी बॉडी में फैलता जाता है तो इसके सिम्पटम्स भी सीवियर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इन सिम्पटम्स को देखें तो मोस्ट ऑफ द सिम्पटम्स ऐसे हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ इनका ताल्लुक है, क्योंकि ये रेबीज़ का जो वायरस है वो डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इसमें एंग्ज़ायटी है, डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग है, एक्सेसिव सलाइवेशन है। एक और चीज़ कि जो रेबीज़ का पेशेंट है वो डरता है पानी पीने से या फ्लूइड ड्रिंक करने से। एक तो इसकी वजह ये होती है कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, उसके अलावा ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो थ्रोट के मसल्स हैं उनमें सीवियर स्पाज़म हो जाता है और सीवियर स्पाज़म होने की वजह से पेशेंट कोई भी चीज़ ड्रिंक नहीं कर सकता और उससे उसको खौफ आता है, स्पेशली पानी पीने से। हैलुसिनेशंस अपीयर होती हैं। हैलुसिनेशंस मतलब विदाउट स्टिमुलाई आप किसी चीज़ को फ़ील करें तो दैट इज़ हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन 2 तरह की हो सकती हैं, ऑडिटरी हैलुसिनेशन है, विजुअल हैलुसिनेशन है। विजुअल हैलुसिनेशन में मतलब कोई चीज़ आपके सामने नहीं होती और आप कहते हैं कि ये चीज़ है या आप उसको फ़ील करते हैं। ऑडिटरी हैलुसिनेशन में कोई आवाज़ नहीं होती, रियल स्टिमुलाई नहीं होता, लेकिन आपको महसूस हो रहा होता है कि कोई ऐसी चीज़ मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे घंटियों की आवाज़ आ रही है, मुझे इस चीज़ की आवाज़ आ रही है, हालाँकि रियल स्टिमुलाई नहीं होता। तो हैलुसिनेशन is to feel any stimuli which is not present in real। पैरालिसिस भी हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और ये सिम्पटम्स ऐसे हैं जो पेशेंट को डेथ की तरफ लेके जाते हैं।
अ, अब अगर हम देखें जो हमारा टॉपिक है मेडिकल केयर आपको कब देनी चाहिए। पेशेंट 2 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं रेबीज़ के पेशेंट को। एक वो पेशेंट हैं जिनको कन्फर्म है कि उनको रैबिड डॉग ने या रैबिड एनिमल ने बाइट किया है, तो उनको तो सोचे बगैर ही मेडिकल केयर को लेना चाहिए। दूसरे वो पेशेंट हो सकते हैं जो श्योर नहीं है, ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं। तो अगर आप श्योर नहीं हैं, फॉर एग्जांपल आप खुद नहीं हैं या कोई छोटा बच्चा जो बता नहीं सकता किसी चीज़ ने, या आप सपोज़ रात को सोए हुए थे, तो चमगादड़ वगैरह ने आपको बाइट किया और आपको पता नहीं लगा, सुबह आप उठे तो वुंड बना हुआ था, तो इस केसेस में आप कंफर्म नहीं हैं। इस केसेस में आपको एज़्यूम करना चाहिए कि आपको रैबिड एनिमल ने काटा है, यानी इस केस में भी आप रिस्क नहीं ले सकते, मेडिकल केयर आपको लेनी पड़ती है दोनों केसेस में। एक केस जिसमें आप कंफर्म हैं, दूसरा जिसमें आप कंफर्म नहीं हैं, तो वहाँ पे भी डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस हमें ये कहती हैं कि आप विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आप मेडिकल केयर लें। अब अगर हम अपने टॉपिक की बात करें जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस है, यहाँ पे एक वर्ड है प्रोफाइलिक्सिस का। एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि रेबीज़ के वायरस के लिए या रेबीज़ के लिए कोई फार्माकोथेरेपी, कोई मेडिकेशन मौजूद नहीं है। कोई मेडिसिन या कोई थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है कि ये अगर हो जाए तो इसको हम उस थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजी से ट्रीट कर सकें। इसके लिए एक ही हमारे पास मैयर है, और वो आपके प्रोफाइलेक्टिक मैयर्स हैं कि आपके बॉडी में सलाइवा के थ्रू वायरस आया, अब उसको सिम्पटम्स अपीयर होने से पहले आप प्रोफाइलेक्टिकली किसी तरीके से प्रिवेंट कर दें। प्रोफाइलेक्सिस में हम मेडिकेशन तो यूज़ नहीं करते, हम उसमें वैक्सीन्स यूज़ करते हैं और हम उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी कि रेबीज़ के डिज़ीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ट्रीटमेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो प्रिवेंशन है, जिसमें आप डिफरेंट वैक्सीन्स को, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करके उसके सिम्पटम्स अपीयर होने से पहले उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो आपके आप 3 तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट एड है कि आप फर्स्ट एड में पेशेंट को वाटर और सोप के साथ 15 मिनट्स तक वॉश करते हैं, बिकॉज़ सोप भी एक बड़ा अच्छा किस्म का एंटीसेप्टिक है। वुंड के लिए जो फर्स्ट एड दी जाती है वो आप प्रोवाइड करते हैं। सेकंड नंबर पे वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स में या एंटीबॉडीज़ में थोड़ा-सा फ़र्क है। वैक्सीन्स आपके वो स्ट्रेटजी है जो एक्टिव इम्यूनिटी आपको देता है। यानी आप वैक्सीन्स के एडमिनिस्ट्रेट होने के बाद, चूँकि ये वायरस का कोई ऐसा पार्ट होती है जो एंटीजन का काम करती है, बॉडी में जाने के बाद ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ आपको वायरस से बचाती हैं। इम्यूनोग्लोबुलन्स आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, यानी ये एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर्ड फॉर्म में होती हैं और ये डायरेक्टली जो वायरस इंजेक्ट हो एंटर हो चुका है आपकी बॉडी में, उसको काउंटरएक्ट करती हैं। तो अगर हम देखें तो 3 तरह की ट्रीटमेंट, 3 तरह की स्टेप्स हैं। नंबर 1 फर्स्ट एड है, सेकंड स्टेप वैक्सीन्स हैं या एंटीजेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो तीसरा स्टेप है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है या एंटीबॉडीज़ हैं जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। वैक्सीन्स एक्टिव इम्यूनिटी देती हैं आपको, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपको पैसिव इम्यूनिटी देती हैं। जो रेबीज़ की वैक्सीन है वो इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं, आम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की तरह। अब वो इंट्रा एब्डोमिनल जो पेट में इंजेक्शन लगाए जाते थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो नॉर्मल आपको आईएम के इंजेक्शंस लगते हैं। जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इंट्रामस्कुलर भी दी जा सकती हैं, या लेकिन यूजुअली डायरेक्टली इनटू द वुंड एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। ज़ख्म के अंदर इनको दिया जाता है ताकि इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन वो जल्द अज़ जल्द हो सके। एक और बात, जो रेबीज़ के वैक्सीन्स हैं, वो अगर आपको पहले से वैक्सीन्स एडमिनिस्टर्ड हुआ है किसी भी जगह पे, या पहले कोई ऐसा केस हुआ, तो फिर रेबीज़ वैक्सीन्स 2 लगाए जाते हैं, पहले दिन और तीसरे दिन। लेकिन अगर पहले एडमिनिस्टर्ड नहीं हुआ पहले कभी, तो फिर रेबीज़ के जो वैक्सीन्स हैं वो 4 इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, पहले दिन,
तीसरे दिन 7 डे एंड 14 डे पे। अब जो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर हम पेशेंट को डिवाइड करें तो 3 तरह से हम पेशेंट को डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 1 में हमारे पास वो पेशेंट आते हैं जिन्होंने एनिमल को सिर्फ टच किया या फीड किया या एनिमल ने उनको लिकिंग की या ऐसा कुछ, इसमें कोई ब्लीडिंग, कोई स्क्रैचेस, कोई चीज़ ऐसी अपीयर नहीं हुई। इन पेशेंट्स को कैटेगरी 1 में डाला जाता है और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये ऐसे पेशेंट्स हैं जो एक्सपोज़ नहीं होते, तो इनको एज़ सच पीएपी की या प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन्स या इम्यूनोग्लोबुलिन्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता फर्स्ट एड आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी 2 के केस में वो पेशेंट आते हैं जिनको डॉग ने या एनिमल ने माइनर स्क्रैचेस डाले, एब्रेजन्स की, लेकिन उसमें ब्लीडिंग नहीं हुई। विदाउट एनी ब्लीडिंग कोई स्क्रैचेस अपीयर हुए तो इनको कैटेगरी 2 के केस में डाला जाता है। इस केस में आपको वैक्सीन्स एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं और वैक्सीन्स एडमिनिस्ट्रेट करने का वही तरीका है कि अगर आपको पहले कभी हो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट किए गए हैं रेबीज़ के, तो फिर 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं फर्स्ट एंड थर्ड डे पे, और अगर नहीं किए गए तो फिर 4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं इंट्रामस्कुलर फर्स्ट फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 14 डे पे। लास्ट अगर हम बात करें तो कैटेगरी 3 के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स हुई और उसमें ब्लीडिंग भी हुई। यानी इस तरह की बाइट्स थी जो स्किन के अंदर चली गई और मल्टीपल थी और ब्लीडिंग भी हुई। अब आपको पता लग रहा है कि ये मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। इसमें आपको फर्स्ट एड भी देना पड़ेगा, वैक्सीन्स भी लगानी पड़ेगी और एंटीबॉडीज़ भी एडमिनिस्ट्रेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट एड में जैसे हमने बात की है कि सोप के साथ आप उसको दें, वुंड जो उसके लिए मेजरमेंट की जा वुंड को लिए जो बैंडेजेस वगैरह किए जाते हैं वो दें। सेकंड नंबर पे वैक्सीन्स एडमिनिस्ट्रेट करें इंट्रामस्कुलर। उसका वही तरीका है कि पहले अगर दिया जा चुका है तो 2 इंजेक्शंस, और नहीं दिया जा चुका तो 4 इंजेक्शंस। थर्ड, यहाँ पे आप एंटीबॉडीज़ भी एडमिनिस्टर करते हैं अप टू 7 डेज़। यानी पहले दिन से 7वें दिन तक रेगुलर एंटीबॉडीज़ भी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे थर्ड केस में। वो एंटीबॉडीज़ आप डायरेक्टली वुंड में भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं या इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द प्रिस्क्राइबर या जो नर्सिंग स्टाफ है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलिसिस। उम्मीद है कि आप इसके बारे में सीख चुके होंगे। थैंक यू।